तो सीरीज की शुरुआत होती है भटकंडी गांव से, जहां पर कि हम एक बीमार बुजुर्ग आदमी को देख पाते हैं जिनका नाम सिपाही है और वो काफी ज्यादा बीमार थे, इसलिए उन्हें डॉक्टर चेतक कुमार के पास ले जाया जा रहा था, जो कि भटकंडी के बहुत ही फेमस झोला छाप डॉक्टर है। और चेतक कुमार के पास पेशेंट को ले जाने के बाद पेशेंट की आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चेतक कुमार जब अपना बूस्टर डोज निकालते हैं, जो कि एक बड़ा सा इंजेक्शन होता है, उसे देखकर मरीज वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तब यहाँ पर चेतक कुमार सिपाही को वो बूस्टर डोज लगा देते हैं और फिर क्या, सिपाही बिल्कुल ठीक हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिपाही औंधे मुंह गिर जाता है और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, भटकंडी के लाल सिपाही अब नहीं रहे। सिपाही का नाम सिपाही कैसे पड़ा, आइए वो जान लेते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सिपाही एक वो इंसान है जिसने गांधी जी को देखा था और अंग्रेजों के साथ लड़ाई भी लड़ी थी, और तो और चेतक कुमार का सबसे फेवरेट मरीज भी सिपाही ही था। तो सिपाही के अंतिम संस्कार में पूरा का पूरा गांव शामिल हुआ था। यहीं पर हम गोविंद और फुटानी को भी देख पाते हैं, जो कि पीएचसी के कार्यकर्ता है, जिनमें फुटानी जो है वो कंपाउंडर है, तो वहीं गोविंद जो है वो वार्ड बॉय है। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और आज ही उनके गाँव में एमओ आ रहा था। एमओ का मतलब होता है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर प्रभात सिन्हा यहाँ पर फुटानी के पास कॉल करता है और उससे गांव का रास्ता पूछता है, क्योंकि प्रभात सिन्हा जो है वो गांव में पहुंच चुका था, लेकिन ये लोग अंतिम संस्कार में बिजी थे। लेकिन फुटानी प्रभात सिन्हा से मिलने के लिए पीएचसी के पास पहुंच जाता है, और जितना कि फुटानी को एक्सपीरियंस है, उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर एक बार प्रभात सिन्हा पीएचसी को देखेंगे तो वो तुरंत ही से देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई भी एमओ यहाँ पर टिक नहीं पाया है। और जब प्रभात यहाँ पर पीएचसी को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि पीएचसी यहाँ पूरी तरह से खेत से घिरा हुआ था। और फुटानी के द्वारा मालूम चलता है कि राम अवतार नाम के एक आदमी ने पीएचसी के आजू बाजू और आगे पीछे खेती कर ली है। अब मालूम चलता है कि राम अवतार की जमीन पीएचसी के आजू बाजू वाली जमीन थी, लेकिन सामने वाली जमीन सरकारी है, जिस वजह से ये खेती जो है वो इलीगल है। इसलिए प्रभात कहता है कि हम पीएचसी के सामने वाली जमीन की फसल को काटेंगे और यहाँ पर रास्ता बनाएंगे। लेकिन ये सुनकर तो राम अवतार पूरी तरह से भड़क जाता है और कहता है कि अगर आपने किसी किसान की फसल काटने की कोशिश की तो मैं यहीं पर जहर खाकर जान दे दूंगा। तब प्रभात कहता है कि हम फसल नहीं काटेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। तब प्रभात फुटानी से कहता है कि सारे स्टाफ को बुला कर लाओ। फुटानी तुरंत ही सबसे पहले गोविंद के पास कॉल करता है, जो कि पीएचसी का वार्ड बॉय है। यहाँ पर गोविंद भी सभी के पास कॉल करके बुला लेता है कि सभी को तुरंत के तुरंत ग्राम चिकित्सालय पहुंचना है। जब सभी लोग ग्राम चिकित्सालय पहुंचते हैं तो यहाँ पर प्रभात की मुलाकात गोविंद और चनेश्वर भाई से होती है। चनेश्वर भाई दरअसल में यहाँ के स्वीपरमैन होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो बहुत ही अमीर है। उनके पास बुलेट थी, जो देखकर प्रभात को शक हो रहा था कि आखिरकार ये इंसान स्वीपरमैन कैसे हो सकता है। लेकिन आज चनेश्वर के घर पर कुछ प्रोग्राम है, इसलिए वो ड्यूटी पर नहीं आ पाएगा और यहाँ से वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर इंदु देवी आती है, जो कि गांव की नर्स है, जो कि अपने बेटे सुधीर के साथ आई थी। इंदु को बड़ा अच्छा लगा था कि बड़े महीनों सालों बाद कोई गांव में एमओ आया है। इंदु अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती है और गांव में तरह तरह के वैक्सीनेशन भी वही करती है। अब प्रभात जब जैसे ही चिकित्सालय में पहुंचा तो वो तो पूरी तरह से हैरान ही रह चुका था, क्योंकि ये चिकित्सालय कम और खंडर ज्यादा लग रहा था। वहां पर सारे औजार भी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, उन औजारों में जंग लग चुकी थी। लेकिन फिर भी प्रभात यहाँ पर हार नहीं मानता। वो यहाँ पर गोविंद और फुटानी से कहता है कि चिकित्सालय पर आने के लिए हमें रास्ता बनाना होगा, और राम अवतार ने यहाँ पर इलीगल रूप से फसल उगाई है, इसलिए हम इसे काटेंगे और यहाँ से आने जाने का रास्ता बनाएंगे। ये काम प्रभात, फुटानी और गोविंद तीनों ही करने वाले थे। लेकिन तभी ऑटो ड्राइवर कहता है कि अगर 500 रुपए दो तो ये काम तो वो अकेला ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास चैनसा थी। जिसके बाद वो अकेला ही फसल को काटने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही हम यहाँ पर राम अवतार को देखते हैं, जो कि गुस्से में यहाँ पर एक हंसिए को लेकर इनकी तरफ भागता है। ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। प्रभात ने सोच लिया था कि कुछ तो करना है, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा बीमार थे और उनका इलाज ना तो गांव में हो सका और ना ही शहर में, इसलिए वो वापस आ गए। तो ये देखकर प्रभात को बहुत बुरा लगा।
इसलिए वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन चला गया, जहां पर वो पुलिस वालों को बताया कि राम अवतार नाम के एक आदमी ने फसल पर इलीगल रूप से फसल को उगाई है और अब वो हमें रास्ता तक नहीं बनाने दे रहा है। लेकिन ये बात भी पुलिस वाला नहीं समझता है। वो कहता है कि आखिरकार मुझे रहना गांव वालों के साथ ही है, आखिरकार मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। तब प्रभात कहता है कि मैं यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना काम करेंगे, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद पुलिस वाला तुरंत ही राम अवतार के घर पर जाता है और उसे अच्छे से समझा कर आता है। राम अवतार यहाँ पर पुलिस को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया था और डर भी गया था और वो अगले दिन फसल को काट कर रास्ता खुद ही बनाएगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं प्रभात को, जो कि सुबह सुबह उठकर खाना बना रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर, जो कि उसके पड़ोस में ही रहती है और तभी यहाँ पर गोविंद आ जाता है। गोविंद ने अपने घर से प्रभात के लिए भी खाना लेकर आया था और उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है जब तक तुम यहाँ पर रुके हो तब तक तुम्हारा खाना मेरे घर से आएगा। और जब वो लोग चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राम अवतार ने सारी फसल को काट कर यहाँ से रास्ता बना दिया था और सभी लोग अब चिकित्सालय में ड्यूटी पर भी आ चुके थे। यहाँ पर चनेश्वर भी आ चुका था, लेकिन उसने यहाँ पर ढेलू नाम के एक लड़के को लेकर भी आया था और उसने यहाँ पर प्रभात से कहा कि मेरी जगह पर यह काम करेगा, क्योंकि वो सीनियर सुपरमैन है इसलिए वो ये काम नहीं कर सकता। जिससे कि हमें मालूम चलता है कि चनेश्वर दरअसल में काम करता ही नहीं है, वो अपनी जगह पर बस इसी तरह के लड़कों को काम पर लगा देता है। तो सभी लोग ड्यूटी पर तो आ चुके थे, लेकिन फुटानी और गोविंद काम नहीं कर रहे थे, बस वो बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही प्रभात यहाँ फुटानी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि जो इस महीने की दवाइयाँ आई है वो सारी दवाइयाँ कहाँ पर है, जिस पर कि फुटानी बताता है कि वो उसके फ्रिज में घर पर रखी हुई है। तब प्रभात कहता है कि सारी दवाइयों को लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर उनकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन फुटानी सारी दवाइयों को वापस कैसे लेकर आएगा, क्योंकि उसने सारी दवाइयाँ चेतक कुमार को बेच दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंदु देवी गाँव में ही वैक्सीनेशन करने के लिए जा रही थी। तब प्रभात भी उसके साथ जाना चाहता है ताकि वो गांव के लोगों से मिल लेगा और उन्हें चिकित्सालय के बारे में भी बता देगा। जिसके बाद हम फुटानी को देखते हैं जो कि चेतक कुमार के मेडिकल शॉप पर जाता है और वहां उनसे कहता है कि जो दवाई इस बार उसने बेची थी वो उसे वापस चाहिए है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। और तो और फुटानी ने जो दवाइयां लेकर आया था वो सारी दवाई खत्म हो चुकी है। तो फुटानी के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो दवाइयां कोई नॉर्मल दवाइयां नहीं थी, बल्कि उनकी कीमत 50 से 70 हजार रुपए की थी। तो वही गाँव में जहाँ वैक्सीनेशन चल रहा था वहाँ पर जाकर प्रभात ने सभी गाँव वालों से कहा कि गाँव का चिकित्सालय एक बार से स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी लोग वहां पर आए ताकि मुझे उनका इलाज करने में बड़ी खुशी होगी। और तभी प्रभात को यहाँ पर मालूम चला कि प्रभात यहाँ का दूसरा डॉक्टर है। तो प्रभात ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस गांव का पहला डॉक्टर कौन है। तब इंदु देवी बताती है कि इस गांव का पहला डॉक्टर चेतक कुमार है, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर है। जिसके बाद हम चेतक कुमार को देखते हैं जो कि अपने मरीज का इलाज कर रहा था। चेतक कुमार के पास लगभग 30 से 40 मरीज जो है वो डेली आते हैं और चेतक कुमार के पास कोई MBBS की डिग्री भी नहीं है, फिर भी चेतक कुमार के पास बहुत सारे मरीज आते हैं और उनका इलाज भी होता है। अब थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर साहब के पास फुटानी जाता है और उनसे कहता है कि जो पिछली बार मैंने दवाई लेकर आया था वो उसे वापस चाहिए या फिर उसे कुछ पैसे चाहिए ताकि वो दवाई लेकर आ जाए। तो चेतक कुमार फुटानी की यहाँ पर ज्यादा मदद तो नहीं कर पाया, वो बस उसे 10 से 12 हजार रुपए दे देता है। अब चिकित्सालय में प्रभात के पास एक मरीज आता है और वो दरअसल में हाइड्रोसील से ग्रसित होता है। हाइड्रोसील दरअसल में पुरुषों के अंडकोश में तरल पदार्थ के जमा होने से होने वाली एक स्थिति है, जिसके कारण अंडकोश में सूजन आ जाती है। लेकिन जिस मरीज को ये हुआ है वो इसे बीमारी नहीं मानता है। वो कहता है कि जिस तरह से नसबंदी कराने के लिए 500 रुपए मिलते हैं, उसी तरह से मुझे इसकी सर्जरी करवाने के लिए कम से कम 1000 रुपए तो मिलने चाहिए। प्रभात कहता है कि अगर इसका इलाज नहीं हो सका तो ये बहुत ज्यादा घातक बन जाएगा, लेकिन उसे मरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर फुटानी आता है, जिसके पास ना तो मेडिसिन थी और ना ही पैसे। जब प्रभात उससे पूछता है तो फुटानी जवाब देता है कि वो अगले दिन लाकर दे देगा, लेकिन प्रभात समझ चुका था कि उसके पास कोई भी दवाइयाँ नहीं है। इसलिए प्रभात फुटानी से कहता है कि अगर वो कल दवाई लेकर नहीं आता है तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। अब जब प्रभात अपने घर वापस जा रहा था तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है और मालूम चलता है कि ये लड़की दरअसल में एक डॉक्टर है जिसका नाम गार्गी है और वो भी बाजू वाले गांव में ही एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में है। पहली मुलाकात में ही यहाँ पर प्रभात को समझ आ गया था कि गार्गी भी यहाँ पर सफर कर रही है, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं कर रही है। गार्गी प्रभात से कहती है कि अगर गांव वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम गांव वालों को एक्सेप्ट कर लो। और जब फुटानी के खिलाफ कंप्लेंट करने वाला था इसलिए वो उसे भी रोक देता है। अगले दिन चिकित्सालय में प्रभात के पास फुटानी आता है।
प्रभात यहाँ पर फुटानी को बहुत चिल्लाता है। फुटानी बदले में कहता है कि पिछली बार जो मेडिकल ऑफिसर आया था हम उसे 30% देते थे, तो आप 45 ले लीजिए। लेकिन प्रभात कहता है कि मुझे 30 या 45 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 100% चाहिए। मुझे 100% तुम्हारा सपोर्ट चाहिए ताकि मैं यहाँ पर कुछ कर सकूं। और साथ ही वो फुटानी से कहता है कि मैं झोला छाप डॉक्टर चेतक कुमार से भी मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अगले ही दिन उनसे मिलाओ। अब अगली सुबह ग्राम चिकित्सालय में एक टीचर आता है जो कि प्रभात सर से कह रहा था कि मेरी छुट्टियां जो है वो खत्म होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे ताकि मुझे फिर से 15 दिन की छुट्टी मिल जाए, जिसके लिए प्रभात ने साफ मना कर दिया था और कहा कि आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाइए। तभी प्रभात के पास यहाँ पर इंदु देवी का कॉल आता है। वो बताती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए बाहर से कुछ वैक्सीनेशन आने वाले हैं, वो आप ले लीजिएगा और उसे आप मेरे बेटे सुधीर को दे दीजिएगा। वो दोनों ही चिकित्सालय के पास ही आने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर प्रभात हाँ कर देता है। अब प्रभात जब बाहर खड़ा हुआ था तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के उस बैग को थमा देता है और उसे रिसिप्ट भी ले लेता है। उसके जाने के बाद ही थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर इंदु देवी का बेटा सुधीर पहुंचता है। सुधीर भी उस वैक्सीनेशन के डब्बे को ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब इंदु देवी वापस यहाँ चिकित्सालय आई तो वो प्रभात सर से ही वैक्सीनेशन का बॉक्स मांगने लगती है। लेकिन प्रभात सर कहते हैं कि मैंने वो बॉक्स तुम्हारे बेटे सुधीर को दे दिया था, लेकिन सुधीर तो बाहर ही खड़ा हुआ है, जिसके पास ऐसा कोई भी बॉक्स मौजूद नहीं है। जब सुधीर से पूछा जाता है तो सुधीर कहता है कि मैं तो आपसे सुबह से मिला भी नहीं हूँ और ना ही आपने मुझे ऐसा कोई बॉक्स दिया था। उनके पास सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है और वो गवाह है राम अवतार, जो कि यहीं पर बैठा हुआ था और उसने सब कुछ देखा था। लेकिन राम अवतार के जमीन से फसल को काट ली गई है, तो आखिरकार वो एमओ सर के पक्ष में कैसे बयान दे देता। वो कहता है कि मैंने उस आदमी को आते हुए देखा था बॉक्स लाते हुए, लेकिन मैंने सुधीर को बॉक्स देते हुए नहीं देखा। तो वैक्सीनेशन का बॉक्स गायब हो गया था, इसलिए प्रभात सर के पास सेंट्रल से कॉल आता है और उसे तुरंत ही मिलने के लिए बुलाया जाता है। दूसरी तरफ हम इंदु देवी को देखते हैं जो कि अपने बेटे सुधीर को पीट रही थी, क्योंकि यहाँ पर फुटानी जो है वो किसी से उसकी चुगली कर रहा था। जबकि सुधीर का कहना है कि वो तो अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो जल्दी पढ़ाई करके गवर्नमेंट नौकरी जरूर लगकर बताएगा। दूसरी तरफ हम डॉक्टर प्रभात को देखते हैं जो कि सेंट्रल ऑफिस पहुंच चुका था। वहां पर डॉक्टर गार्गी भी मौजूद थी और यहाँ पर ऑफिसर ने प्रभात को बहुत चिल्लाया और उसे बताया कि जो वैक्सीनेशन थे ना वो लगभग 6 लाख रुपए के थे। आखिरकार उन पैसे की भरपाई कौन करेगा? जिसने भी ये सब कुछ किया है आप कंप्लेंट में उसका नाम डालिए ताकि हम उससे पैसे वसूल कर सके। लेकिन ये सारा ब्लेम जो है वो डॉक्टर प्रभात अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि सुधीर तो ये पैसा नहीं चुका पाएगा, ये उसे बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन ऑफिसर यहाँ पर प्रभात को बहुत चिल्लाते हैं कि उनके चिकित्सालय में ना ही एक मरीज आता है और वो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग रात को सिपाही की तेरहवीं में पहुंचते हैं, जहाँ पर गांव के सभी लोग आए हुए थे और प्रभात जो है वो गांव के सभी लोगों से हट के टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। और तभी यहाँ पर हम चेतक कुमार को आता हुआ देख पाते हैं और प्रभात तो चेतक कुमार से मिलना ही चाहता था। आखिरकार इनकी वजह से ही तो उनके चिकित्सालय में कोई मरीज नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रभात उनसे पूछ बैठता है कि उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से प्राप्त की, कॉलेज कहाँ से किया है, जिससे यहाँ पर मालूम चल जाता है कि चेतक कुमार के पास कोई डिग्री नहीं है, वो एक फेक डॉक्टर है। तब चेतक कुमार कहता है कि आपको इस बात की परेशानी नहीं है कि मेरे पास डिग्री नहीं है, इसके बावजूद मैं इलाज कर रहा हूँ, बल्कि इस बात की परेशानी है कि आपके पास इतनी हाई लेवल की डिग्री होने के बावजूद आपके पास कोई भी इलाज करवाने के लिए नहीं जा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि वो ये सारी चीजें छुपा कर रहा है, सारे गांव को मालूम है कि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है। पेशेंट कमाना पड़ता है मुसाब, ऐसे ही कोई भी एक दूसरे के साथ सुख दुख नहीं बांट लेता। यहाँ हम सभी लोग एक दूसरे से सुख दुख में शामिल रहते हैं, ये हमारा परिवार है। और आप यहाँ भोज में शामिल बैठे हैं, लेकिन सभी से अलग थलग बैठे हुए हैं। ये भोज आपके लिए डिनर हो सकता है, पर ये भोज हमारे लिए परिवार की बात है। यहाँ पर सभी का सुख दुख देखने का अवसर है मेरे पास, और यही अंतर है तुम्हारे चिकित्सालय में और मेरे क्लिनिक में। डॉक्टर चेतक की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा डॉक्टर प्रभात जो है वो थोड़ा सेंटी हो जाता है। उसे ये सारी बातें थोड़ी सही लगी थी
कि गांव वालों से जितना अपनापन दिखाओगे वो उन्हें उतना ही ज्यादा अपनापन दिखाएंगे। अब अगली सुबह हम देखते हैं भिखारी भाई नाम के एक राजनेता को, जो कि गांव में एक रैली निकाल रहा होता है। इसी रैली में हम हमारे हीरो प्रभात डॉक्टर को भी देख पाते हैं। उसने ये सोचा कि इसी रैली के बहाने वो गांव के बहुत सारे लोगों से मिल लेगा। वो मिलना तो शुरू करता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी चिकित्सालय जाना ही नहीं चाहता और ना ही उन्हें कोई बीमारी थी। और जब प्रभात चिकित्सालय पहुंचा तो वहां फुटानी और गोविंद उनसे पूछता है कि आखिरकार आप उस रैली में क्यों पहुंचे थे। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों को मैसेज क्या पहुंचेगा कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पॉलिटिक्स में शामिल होने गया था। तभी यहाँ पर ढेलू नाम का लड़का जो है वो प्रभात सर से कहता है कि सर मैं बताता हूँ ये बात ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि भिखारी भाई इनका नेता नहीं है, इनका नेता तो किशोरी भाई है, इसलिए ये चाहते थे कि आप उनकी रैली में ना जाएं। तब यहाँ पर गोविंद कहने लगता है कि अगर आप किशोरी भाई की रैली में जाएंगे ना तो वहाँ आपको 200 लोग मिलेंगे और आप अच्छे से वहाँ गांव के लोगों से मिल पाएंगे। ये सुनने के बाद एक बार फिर से प्रभात जो है वो गांव में चला जाता है, लेकिन अब उसे लोग बिना पैंदी का लोटा बुला रहे थे और दोगला कहकर पुकार रहे थे कि वो दोनों रैली में शामिल हो गया। तो इस तरह से प्रभात से अब गाँव वालों का भरोसा भी उठ गया कि वो तो एक नंबर का दोगला इंसान है। अब यहाँ पर फुटानी और गोविंद प्रभात सर को दोगला का मीनिंग बता रहे थे कि आखिरकार ये क्या होता है कि तभी यहाँ पर भिखारी भाई आ जाता है। दरअसल में भिखारी भाई और किशोरी भाई के बीच में कुछ मतभेद हो गया था, जिस वजह से उनके लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। और यहाँ पर भिखारी भाई चाहता है कि प्रभात सर जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, लेकिन ऐसा सब कुछ तो होता हुआ दिख नहीं रहा था। इसलिए प्रभात सर कहते हैं कि वो ये नहीं कर सकता है। उनके जाने के बाद तुरंत ही यहाँ पर हम किशोरी भाई को देख पाते हैं और किशोरी भाई का कहना भी यही था कि हमारे लड़कों को बुरी तरह से मारा पीटा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक मेडिकल रिपोर्ट बना कर दे अटेम्प्ट टू मर्डर वाला। ये देखकर तो प्रभात का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है कि आखिरकार वो इन लोगों का क्या करे, क्योंकि उन दोनों नेता ने यहाँ पर प्रभात को धमकी देकर गए हैं कि उन्हें शाम तक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। जिसके बाद हम फुटानी को देख पाते हैं जो कि अपने नेता किशोरी भाई के पास पहुंचा और वो उनसे कहता है कि मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, मुझे तो चिंता इस बात की है कि कहीं प्रभात सर वहां भिखारी भाई को मेडिकल सर्टिफिकेट ना दे दे। ये सुनने के बाद किशोरी भाई तुरंत ही अपना दिमाग लगाता है कि आखिरकार डॉक्टर प्रभात को क्या चाहिए, हम उसे कैसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर फुटानी बता देता है कि वो कोई पैसों से बिकने वाला इंसान नहीं है, बस उसे तो मरीज चाहिए हैं। जिसके बाद हम चेतक कुमार की क्लिनिक को देख पाते हैं जहाँ पर 30-40 पेशेंट थे। तो यहाँ पर किशोरी भाई पहुंच जाते हैं और यहाँ पर चेतक कुमार के सारे मरीजों को अपने साथ ले जाने लगते हैं वहाँ प्रभात सर के चिकित्सालय, ताकि प्रभात सर किशोरी भाई को मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर देते। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, वो लोग बात ही कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हम भिखारी भाई को भी आता हुआ देख पाते हैं, जो कि अपने साथ भी बहुत सारे मरीजों को लेकर आया था और कहता है कि इनके वाले मरीज तो फेक है, हमारे वाले मरीज एकदम रियल है। ये सुनकर प्रभात का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन दोनों पार्टियों पर चिल्लाता है और कहता है कि वो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, उन्हें जो करना है वो कर लो। तब इन्हीं में से एक आदमी ऊपर गोली चला देता है। तब यहाँ पर प्रभात कहता है कि वो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक यहीं पर रहता है और वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता है और सभी गांव वालों के सामने तुमने मुझे धमकी दी है और तो और गोली भी चलाई है। अब आगे हम देखते हैं इंदु देवी को। जैसे ही वो अपना काम खत्म करके घर वापस लौटती है तो वो अपने घर के बाहर एक संत को बैठा हुआ देखती है। वो यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि वो अपनी पहली भिक्षा यहीं से लेगा। तो वहीं चिकित्सालय में वहाँ प्रभात सर के पास एक एनवेलप पहुंच चुका था जो कि सेंट्रल से आया था, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रहे थे। और फिर प्रभात जो है वो शिविर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास बाइक नहीं थी। तभी यहाँ पर हम डॉक्टर गार्गी को देखते हैं जो कि उसी शिविर में जाने वाली थी। तब यहाँ पर प्रभात उससे बात करता है और वो उसके साथ उसी शिविर में जाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं सुधीर को जो कि बस में होता है और अचानक ही वो यहाँ पर सभी से किराया वसूल करने लगता है जैसे मानो वो यहाँ का कंडक्टर हो। तब यहाँ पर बस के लोग जो है वो उसे बस से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। तब सुधीर गुस्सा होकर एक खंडर में पहुंच जाता है और हम रास्ते में ही देखते हैं कि गार्गी और प्रभात जो है वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सुधीर को देखा और फिर प्रभात सुधीर से बात करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन सुधीर का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अलग था, जैसे वो यहाँ पर अपने यात्रियों का आने का इंतजार कर रहा था और मानो जैसे वो यहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था टीचर की तरह, जो देखकर प्रभात समझ गया था कि सुधीर की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका इलाज जरूर करवाना पड़ेगा।
ये देखकर सबसे पहले वो शिविर में जाने का प्लान कैंसिल करता है और तुरंत ही इंदु देवी के पास जाता है। वो उससे सारी बात पूछता है कि आखिरकार सुधीर को क्या हुआ है, लेकिन इंदु देवी कोई भी बात नहीं बता रही थी। तब प्रभात उन्हें बता देता है कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इंदु देवी कहती है कि ये बात अब किसी से मत कहिएगा, अगर कहा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा और सभी लोग उसे बहुत परेशान करेंगे, और वैसे भी आपको तो कोई मरीज मिल नहीं रहा है, आप मेरे बेटे पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रभात का दिमाग खराब हो जाता है। प्रभात कहता है कि मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था और उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से यूके यूएस दूर कहीं भी जा सकता था, लेकिन मैंने ये गांव चुना ताकि मैं यहाँ पर लोगों की मदद कर सकूं। और फिर तभी हम यहाँ पर सुधीर को दौड़ता हुआ आता हुआ देख पाते हैं, जो कि घर के बाहर उस संत के ऊपर पत्थर चलाने लगता है। तभी हमें मालूम चलता है कि वो संत दरअसल में सुधीर के पापा होते हैं, जो कि कुछ साल पहले ही यहाँ से भाग चुके थे, जो कि कंडक्टर भी थे और टीचर भी थे। और उन्हीं को देखते हुए सुधीर भी उन्हीं की तरह बनता जा रहा था और फिर धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ने लगी। इंदु देवी भी यहाँ अपने पति के ऊपर खूब चिल्लाती है कि आखिरकार वो हमें छोड़कर चले गए थे तो वो यहाँ पर संत बनकर क्यों लौटे हैं। तब यहाँ पर सुधीर के पापा इंदु देवी से कहते हैं कि अपने घर से पहले भिक्षा लेने के बाद ही वो संत बन पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर रुका हुआ है। तो डॉक्टर प्रभात चाहता है कि इंदु देवी अब सुधीर को मेरे पास लेकर आए और मैं उसका इलाज कर सकूं, लेकिन इंदु देवी नहीं चाहती है कि सुधीर के बारे में सबको मालूम चले। तो वहीं डॉक्टर प्रभात डॉक्टर गार्गी से यहाँ सुधीर के बारे में बात कर रहा था कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें उसका इलाज करवाने के लिए उसे शहर ले जाना होगा, बस अगर इंदु देवी एक बार मान जाए तो मैं उसका इलाज जरूर करूंगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चिकित्सालय में इंदु देवी अपने बेटे सुधीर को लेकर आती है, क्योंकि वो सुधीर का इलाज करवाना चाहती है और वो उसे पूरी तरह से ठीक करवाना चाहती है, इसलिए यहाँ पर सुधीर को वो लेकर आई थी। जिसके बाद प्रभात जो है वो सुधीर को तुरंत ही शहर ले जाता है और वो इंदु देवी से वादा करता है कि सुधीर को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हम इंदु देवी को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आती है और अपने पति को पहले भिक्षा दे देती है। इंदु का पति यहाँ पर इंदु को हाथ जोड़कर नमन करता है और वो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से संत बन चुका था। जिसके बाद हम सुधीर को देखते हैं जिसका इलाज जो है वो शहर में हो रहा था और यहाँ पर प्रभात सर भी मौजूद थे। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर प्रभात सर से पूछती है कि वो आपका फैमिली मेंबर है, लेकिन प्रभात सर कहते हैं कि वो मेरा मरीज है, मेरा पहला मरीज। तो सुधीर तो आगे चलकर ठीक हो ही गया होगा। जिसके बाद प्रभात सर जो है वो वापस अपने चिकित्सालय पहुंच जाते हैं और सेंट्रल से जो एनवलप मिला था वो उस एनवलप को भी खोल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक मरीज आ जाता है। एनवलप में क्या लिखा था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन अब चिकित्सालय में मरीज आना स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से प्रभात सर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, यह इस वेब सीरीज को ख़त्म किया जाता है।